1950 में पाकिस्तान से भारत आने के बाद 1968 तक उन्होंने अपना अधिकांश समय कलकत्ता के एक बेहद पिछड़े इलाके में बिताया। ये तत्कालीन प्रसिद्ध रवींद्र सरोवर या डकारिया झील का दलदली क्षेत्र था। पहले यहाँ दलित झुग्गियाँ थीं। मंडल उन्हीं झुग्गियों में रहा करते थे। अब यहाँ की जमीन सूख जाने के बाद अमीर लोगों के लिए कॉलोनी बन गई है। इस क्षेत्र के लोग बहुत बुरी हालत में रहते थे। मंडल ने भी बेहद गरीबी में दिन बिताए। उनकी झुग्गी के सामने हमेशा दलितों का तांता लगा रहता था ताकि वे उनकी समस्याओं को हल कर सकें। इनमें से अधिकांश मुद्दे नौकरियों से संबंधित थे। लेकिन जिन दलितों को पूर्वी पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया और पश्चिम बंगाल में पलायन के लिए मजबूर किया गया, उनके पुनर्वास संबंधी गंभीर समस्याएं थी। ये लोग लूटी पिटी हालत में कलकत्ता पहुंचे थे। इन शरणार्थियों को भारत सरकार ने उतनी सुविधाएं नहीं दी थी जितनी भारत सरकार ने पाकिस्तानी पंजाब से आए लोगों को दी थी। जोगन अली मुल्ला मंडल एक प्रसिद्ध व्यक्ति तो थे, लेकिन अब उनके पास लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए न तो संसाधन ही थे और न ही उनका राजनीतिक प्रभाव बाकी रह गया था। पाकिस्तान के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण ऊंची जाति के हिंदुओं ने उन्हें बंटवारे और उनके मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। उच्च जाति के हिंदू उनका मजाक उड़ाते और उन्हें जोगिंद्रनाथ मंडल की जगह जोगन अली मुल्ला कहकर पुकारते थे। प्रोफेसर बंदोपाध्याय का कहना है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने उनसे बहुत सावधानी से दूरी बनाए रखी। यहाँ तक कि जब वह अपनी हैसियत याद करते हुए और अपनी जाति के लोगों की समस्याओं को हल करने की मांग करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री या अन्य अधिकारियों को पत्र लिखते थे, तो कभी कभी अधिकारी उन्हें मुलाकात का मौका दे देते थे। लेकिन उनकी शिकायतों को शायद ही कभी हल किया गया था। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उस वक्त भी उनमें नौजवानों जैसी हिम्मत थी। प्रोफेसर बंदोपाध्याय के अनुसार 1950 में वे 46 और मृत्यु के समय 64 वर्ष के थे। वह कहीं से कुछ संसाधन जुटाकर चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा, लेकिन चारों बार उनकी जमानत जब्त हुई। उन्होंने एक छोटा समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करने की भी कोशिश की, लेकिन छोटा पाठक वर्ग होने की वजह से उन्हें इसमें भी कामयाबी नहीं मिली। उनके अपने कई साथी और अनुयायी उनका आंदोलन छोड़ के देश की प्रमुख पार्टियों में शामिल हो गए थे। बंदोपाध्याय कहते हैं, अब उनके पास सरपरस्ती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उदाहरण के लिए उनके अनुयायियों में से एक अबुल मजूमदार ने एक विपक्षी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। उन्होंने दलित पार्टी महेशिया समाज के साथ गठबंधन बनाने की भी कोशिश की, लेकिन 1950 के बाद बंगाल में निचली जातियों के अधिकारों की राजनीति की अपील बेहद कमजोर पड़ चुकी थी, या यूं कहें कि खत्म हो गई थी। मंडल हर बुराई के लिए जिम्मेदार। गांधी और जिन्ना जब किसी के खिलाफ हवा चलती है तो लोग उसकी अच्छाइयाँ छीन लेते हैं और उसमें वो बुराइयां भी डाल देते हैं जो उसमें नहीं होती हैं। अब आम लोग भी 1943 के बंगाल अकाल के लिए मंडल को दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि वह ख्वाजा नाजिमुद्दीन की तत्कालीन सरकार में नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। हालांकि कुछ शोधकर्ता अब अकाल के लिए चर्चिल को दोषी मानते हैं। बाद में उन्हें 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए दोषी ठहराया गया, जो कि जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के ऐलान के बाद शुरू हुआ था। इसमें 5 से 10 हजार तक लोग मारे गए थे।